गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपनी लॉ का, और ये है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हमें देखना है कि आखिर अगर कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहता है तो क्या प्रोसेस होता है, क्या लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है जिनको फुलफिल करके आप इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, कंपनी का फॉर्मेशन किया जा सकता है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि हम जो कंपनी का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वो हम नए प्रोसेस के थ्रू पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम अमेंडेड पढ़ रहे हैं जो अब प्रेजेंट में चल रहा है और जो कि आपके एग्जाम्स के लिए अप्लाई होता है। तो एक बार पहले मैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की छोटी सी समरी आपको बताऊंगा और कुछ कंडीशंस आपको बताऊंगा, फिर मैं डिटेल में आपको लेकर जाऊंगा, जिससे अगर थोड़ी बहुत समरी हमारे माइंड में होगी तो जो डिटेल्ड प्रोविजंस है उन्हें पढ़ने में आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, आसानी रहेगी। देखिए, सबसे पहली बात कि पहले जो कंपनी बनाई जाती थी इंडिया के अंदर वो दोनों तरीके से बनाई जा सकती थी। अगर मैं बोलूं कि पहले जो इंडिया में कंपनी बनाने के प्रोसेस थे वो दोनों तरीके से थे। पहले आप ऑफलाइन, कहने का मतलब फिजिकली भी कंपनी बना सकते थे, या फिर आप अगर चाहें तो ऑनलाइन भी कंपनी बना सकते थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही कंपनी बन सकती है। अब फिजिकल या ऑफलाइन तरीके से कंपनी नहीं बन सकती है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, नाउ कंपनीज आर फॉर्म्ड इलेक्ट्रॉनिकली ओनली, नॉट फिजिकली। एक तो ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी। अच्छा, पहले जब कंपनी क्योंकि ऑफलाइन बन सकती थी तो ऑनलाइन बनाने का जो प्रोसेस, कंपनी को ऑनलाइन बनाने का जो काम था वो पहले भी अवेलेबल था। अगर कोई इंसान पहले चाहता तो भी ऑनलाइन कंपनीज को इनकॉर्पोरेट कर सकता था। डिफरेंस इतना सा आया है कि अब सिर्फ ऑनलाइन ही इनकॉर्पोरेट कर सकता है, अब ऑफलाइन नहीं कर सकता है। तो जब पहले अगर कोई पर्सन कंपनी को ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट करता था ना, तो उसको बहुत सारे ई फॉर्म्स फाइल करने पड़ते थे, बहुत सारे अलग अलग ई फॉर्म्स फाइल करने पड़ते थे। लेकिन अब जो हमारा नया प्रोसेस आया है जिसके तहत हम कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, वो प्रोसेस इजी प्रोसेस आया है, इंटीग्रेट प्रोसेस आया है। हमें पहले जितने ई फॉर्म्स फाइल करने पड़ते थे अब हमें उतने ई फॉर्म्स फाइल नहीं करने पड़ते हैं। अब हमें कम ई फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं, और कम ई फॉर्म्स फाइल करके भी हम कंपनी को बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो देखिए, यही बात लिखी हुई है कि पहले बहुत ज्यादा ई फॉर्म्स फाइल करने पड़ते थे, लेकिन अब बट नाउ ओनली फ्यू ई फॉर्म्स आर फाइल्ड। तो अभी तक मैंने आपको दो बातें, अभी तक मैंने कंपनी को फॉर्म करने का काम स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी बनाई जा सकती है, और दूसरी बात है पहले के मुकाबले अब बहुत कम ई फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का जो प्रोसेस है वो काफी इजी हो गया है। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, पहले क्या होता था ना, पहले ऐसा होता था कि अगर कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, अगर पहले आप किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो ऑप्शन होता था आपके पास में कि आप जीएसटी का नंबर अगर लेना चाहें तो अलग से लेते थे। मतलब अब पहले क्या होता था, पहले आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, मान लीजिए इनकॉर्पोरेट कर लिया आपने कंपनी को, इनकॉर्पोरेट करने के बाद में आफ्टर आप जीएसटी नंबर अलग से लेते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी दे दी है कि आप जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, हाथ की हाथ आपको जीएसटी नंबर भी अवेलेबल हो जाएगा, आपको अलग से कोई फॉर्म फाइल नहीं करना पड़ेगा। एक ही ई फॉर्म फाइल करेंगे हम INC 32, जो मैं आगे समझाऊंगा आपको, उसके अंदर आपको हाथ की हाथ जीएसटी नंबर भी मिल जाएगा। कितना ज्यादा फायदा हो गया है।
आपको पैन नंबर भी मिल जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, या फिर 10 नंबर, टैक्स अकाउंट नंबर भी आपको हाथ की हाथ मिल जाएगा। उसके अलावा 23 फरवरी 2020 के बाद में कंपलसरी हो गया है कंपनीज को एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट ओपन करना, मैंडेटरी हो गया है। तो जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, साथ में जीएसटी भी खुल रहा है, साथ में पैन भी मिल रहा है, साथ में टेन भी मिल रहा है, साथ में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी मिल रहा है, साथ में एम्प्लॉइज इंश्योरेंस एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब है अब गवर्नमेंट ने इतना अच्छा सिस्टम कर दिया है कि एक तो आप घर बैठे कंपनी ऑनलाइन बना सकते हो, फिजिकली आपको जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि बहुत कम ई फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं। तीसरी बात है, जो हमें एक ई फॉर्म फाइल करना पड़ता है उसी के अंदर आपको जीएसटी नंबर भी मिल जाता है, उसी के अंदर आपको पैन नंबर, टेन नंबर भी मिल जाता है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर भी मिल जाता है, उसके अलावा एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट नंबर भी मिल जाता है, और उसके अलावा कंपनीज का बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाता है। तो सोचिए कितना बढ़िया काम हो गया। फॉर्म फाइल कर रहे हो एक, और कितनी सारी चीजें आपको कंपनी बनाते वक्त ही मिल गई, आपको जगह जगह डोलना नहीं पड़ रहा है, भागना दौड़ना नहीं पड़ रहा है। उसके अलावा अगर आप कंपनी महाराष्ट्र में बना रहे हो, मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र स्टेट में बना रहे हो, मुंबई में, पुणे में, तो फिर आपको प्रोफेशन टैक्स का रजिस्ट्रेशन भी कराना कंपलसरी होता है, और वो भी इसी फॉर्म से हो जाता है। अगर आप महाराष्ट्र के अलावा किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे स्टेट में कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो ये लास्ट वाला प्रोविजन आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता, बाकी सभी जो हमने पढ़े थे वो प्रोविजन अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के अंदर कंपनी खोल रहे हो तो बाकी सभी प्रोविजंस तो अप्लाई होते ही होते हैं। मतलब जब आप कंपनी ओपन करेंगे तो जीएसटी, पैन, टेन, ईपीएफओ, ईएसआईसी और बैंक अकाउंट, ये सब तो ओपन होगा ही होगा। इसके अलावा आपको प्रोफेशन टैक्स का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा महाराष्ट्र के अंदर ओपन होने वाली कंपनीज को। चलिए, अब बात ये आती है, मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स भी पढ़ते होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो अपना गला फाड़ फाड़ कर लगातार ये बात बोल रही है। लगातार क्या बात बोल रही है गवर्नमेंट? कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं। कहने का मतलब है इंडिया के अंदर बिजनेस करने को इजी कर रही है गवर्नमेंट। और इजी कैसे किया जा रहा है? आप खुद ही देखिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का जो प्रोसेस है वो कितना इजी कर दिया कंपनी ने। घर पर बैठकर ऑनलाइन आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ ई फॉर्म्स फाइल करने होते हैं और आपको घर बैठे बैठे बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। तो क्योंकि भारत सरकार का ये पर्पस है, ये उद्देश्य है, ये एम है कि इंडिया के अंदर बिजनेस करना इजी हो जाए, उसके लिए पहले एक फॉर्म फाइल करना पड़ता था कंपनी इंकॉर्पोरेट करने के लिए, उसे बोला जाता था स्पाइस फॉर्म। लेकिन अब उसको हटा दिया गया है और एक नया फॉर्म लाया गया है जिसको अब बोला जाता है स्पाइस प्लस। क्या बोला जाता है उसे? इस तरीके से वो हमें नजर आता है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, स्पाइस प्लस। तो ऐसा क्यों किया कंपनी ने? क्यों स्पाइस फॉर्म को हटा दिया? क्योंकि जब इसके थ्रू हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते थे तो बहुत सारे फॉर्म्स हमको अलग से फाइल करने पड़ते थे। लेकिन अब क्योंकि स्पाइस प्लस आ गया है तो बहुत कम ई फॉर्म्स हमें फाइल करने पड़ते हैं और हमारी कंपनी जल्दी से इनकॉर्पोरेट हो जाती है। उससे क्या हो रहा है? भारत सरकार का जो बिजनेस को इंडिया में इजी करने का पर्पस है, उद्देश्य है, वो साबित हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अब जो हमारा ये स्पाइस प्लस वाला प्रोसेस आया है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का, ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। इंटीग्रेटेड प्रोसेस का मतलब होता है सिंगल विंडो सिस्टम। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब है सिर्फ आपको कुछ ही ई फॉर्म्स फाइल करने पड़ेंगे और आपकी जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। मतलब जहां पर बहुत सारे ई फॉर्म्स अलग अलग फाइल करने पड़ते थे, अब वो आप कुछ ही ई फॉर्म्स फाइल करोगे और जल्दी से आपकी कंपनी बन जाएगी। मतलब आपका जो प्रोसेस है वो इंटीग्रेट हो गया। जहां पर अलग अलग काम थे वो सब मिल गए, इंटीग्रेट हो गया, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोसेस। चलिए, तो यहां तक की बात समझ में आ गई। तो अभी तक देखिए हमने कितनी सी बात करी है। अभी तक मैंने सिर्फ आपसे इतना सा बोला है कि कंपनीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ
ऑनलाइन तरीके से इनकॉर्पोरेट होंगी। दूसरा मैंने बोला है फॉर्म जो फाइल होगा वो होगा स्पाइस प्लस। इसके अलावा मैंने आपको ये बोला है कि अब जो है ये इंटीग्रेट प्रोसेस हो गया है, इंटीग्रेट हो गया है ये प्रोसेस। क्यों हो गया है? क्योंकि कुछ ही ई फॉर्म्स आपको फाइल करने पड़ रहे हैं, बहुत सारे ई फॉर्म्स आपको फाइल नहीं करने पड़ रहे हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए अब देखिए, अब समझते हैं हम कि जब स्पाइस फॉर्म को आप एक्चुअली में फाइल करते हो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो आखिर होता क्या है, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी देता हूं। समझिए, सबसे पहली बात तो ये आती है, बच्चा ये बोलता है सर ये जो शब्द है स्पाइस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोसेस टू incorporate companies electronically। ये स्पाइस जो है इसका फुल फॉर्म है, नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल प्रोसेस बना दिया गया है कंपनीज को इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट करने का। अब आप ये देख लीजिए कि जब आप स्पाइस प्लस को यूज करते हुए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो ये फॉर्म के अंदर दो पार्ट्स आते हैं। जो आपका ये स्पाइस प्लस है, जो आपका स्पाइस प्लस है, ये फॉर्म दो पार्ट में बटा हुआ होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहले पार्ट को तो हम बोलते हैं पार्ट ए और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं पार्ट बी। जो पार्ट ए है वो नाम अवेलेबल करवाता है। भाई आज आप कंपनी ओपन कर रहे हैं तो कोई नाम तो होगा ना जिस नाम से आप कंपनी बनाओगे, और क्या गारंटी है कि आपने अपने दिमाग में जो नाम सोचा है उस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी बनी हुई नहीं है? क्या इस बात की गारंटी है? नहीं है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने नेम की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा जो नाम आप सोच रहे हैं क्या वो अवेलेबल है कि नहीं। और ये काम आपका स्पाइस प्लस जो हम फॉर्म पढ़ रहे हैं उसका पार्ट ए कर देता है। देखो मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, हमने लिखा हुआ है जो स्पाइस प्लस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। आप जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो, स्पाइस प्लस फॉर्म को फाइल करते हो, ये दो पार्ट्स में है। पहला जो पार्ट है वो पार्ट ए है और वो कंपनीज के नाम को रिजर्व करवाता है। कहने का मतलब आप चेक करते हो कि आप जिस नाम से कंपनी खोलना चाह रहे हो क्या वो नाम अवेलेबल है, और अगर वो नाम अवेलेबल हो जाता है तो फिर वो आप रिजर्व कर लेते हो अपने पास में। हम आगे पढ़ेंगे कि एक बार आपको ये पता लगा कि हाँ जी भैया मैं जिस नाम से सोच रहा हूं वो नाम अवेलेबल है, तो वो 20 दिन के लिए रिजर्व हो जाता है। 20 दिन तक वो नाम कोई और नहीं ले सकता। आप 20 दिन के अंदर अंदर उस नाम से कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर दो। कहने का मतलब है पार्ट ए ने तो वो नाम आपको अवेलेबल करवा दिया और रिजर्व करवा दिया 20 दिन के लिए। अब आप पार्ट बी को फाइल कर दो और पार्ट बी को फाइल करने के बाद में कंपनी को रजिस्टर कर लो। तो स्पाइस प्लस मैंने बोला दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है पार्ट ए, एक है पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो आपको नाम अवेलेबल करवाता है। एक बार आपको जब नाम मिल जाता है उसके बाद में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको गवर्नमेंट को मतलब आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सबमिट करने पड़ते हैं। आरओसी उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और अगर आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है कि आपने सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से दे दिए हैं तो फिर आपको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। तो देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का एक समरी वाइज में आपको प्रोसेस समझाऊं, तो देखिए मैं एक बार शॉर्ट में बताता हूं, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पार्ट ए जो है वो फाइल करना है और उससे आपको नेम मिल जाएगा। फिर आपको पार्ट बी फाइल करना है। पार्ट बी के अंदर डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं, वो आरओसी को फाइल हो जाते हैं। किसको फाइल कर दिया आपने? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इंटर में फाइनल में पढ़ चुके होंगे आप आरओसी के बारे में। फिर अब क्या है, अब ये तो जो काम था वो था एप्लीकेंट का, जो बंदा कंपनी खोलना चाहता है, ये उसके लेवल पे काम था, उसने अपना काम कर दिया। अब आरओसी क्या करता है, आरओसी चेक करता है इन डॉक्यूमेंट्स को, और अगर आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है
तो फिर वो परमिशन दे देता है कि ठीक है आप कंपनी खोल सकते हैं। कहने का मतलब है वो सर्टिफिकेट दे देता है इनकॉर्पोरेशन का। आरओसी क्या करता है, एक सर्टिफिकेट दे देता है जिसपे लिखा होता है कि कंपनी खुल गई है, मैंने पार्ट ए पार्ट बी चेक कर लिए, कंपनी को मैंने खोलने की परमिशन दे दी। अब उसके बाद में देखिए कंपनियां भी दो टाइप की होती है। एक वो कंपनी होती है जो शेयर्स इशू नहीं कर रही है, जिन कंपनीज के अंदर शेयर कैपिटल नहीं है, तो उनका तो प्रोसेस यहीं पे खत्म हो गया। पार्ट ए फाइल करो, पार्ट बी फाइल करो, आरओसी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लो, खत्म किस्सा, आप इनकॉर्पोरेट हो गए। लेकिन वो कंपनीज जिनके पास में शेयर कैपिटल है, मतलब वो कंपनीज जो शेयर्स इशू कर रही है, उन कंपनीज को एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद में भी एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस स्टार्ट करने का एक सर्टिफिकेट और लेना पड़ता है। तो जो कंपनियां शेयर्स इशू कर रही हैं, जिन कंपनियों के पास में शेयर कैपिटल है, उनको इनकॉर्पोरेट करने के प्रोसेस में एक स्टेप और बढ़ जाता है, और वो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना। अदरवाइज बहुत ही सिंपल प्रोसेस मैंने आपको बताया, नाम अवेलेबल करवा लो पार्ट ए के थ्रू, पार्ट बी में डॉक्यूमेंट दे दो, आरओसी डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, अगर उसे सब कुछ सही लेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, आपकी कंपनी खुल गई। अगर शेयर भी इशू कर रहे हो तो फिर उस केस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज हो जाए। अब देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, फिर प्रॉपर तो मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले नाम अवेलेबल कर लिया। पार्ट बी के अंदर मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान करो, अभी अभी बताया था कि हम एक ई फॉर्म फाइल करते हैं और उसके थ्रू हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट भी कर लेते हैं, हम पैन नंबर भी ले लेते हैं, टेन नंबर भी ले लेते हैं, बैंक अकाउंट भी खुलवा देते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी खुलवा देते हैं, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस भी कर देते हैं, महाराष्ट्र में हो तो प्रोफेशन टैक्स भी मिल जाता है, जीएसटी नंबर भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो देखो कितनी सारी सर्विस दे देता है पार्ट बी। कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया, डायरेक्टर जो है उसको उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया, है ना, इसके अलावा आपको पैन नंबर भी दिलवा दिया, इसके अलावा देखें आपको टेन नंबर, प्रोविडेंट फंड, स्टेट इंश्योरेंस, महाराष्ट्र के अंदर ये खुलवा दिया, बैंक अकाउंट खुलवा दिया, जीएसटी नंबर खुलवा दिया। पार्ट बी जो है वो इतने सारे काम कर देता है। चलिए अब कुछ कंडीशंस है, फिर हम एक्चुअल में प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी तक आपको बोला कि कोई बंदा पार्ट ए के अंदर नाम अवेलेबल करवा ले और फिर पार्ट बी के अंदर डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दे, कम एप्लीकेंट का काम नक्की हो गया, आरओसी का काम स्टार्ट हो गया। जरूरी नहीं है कि वो पर्सन पहले पार्ट ए को फाइल करे उसके बाद पार्ट बी को फाइल करे। समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझो। मान लो अक्षय कुमार जो है उसे कंपनी खोलनी है और अक्षय कुमार को ऐसा लगता है कि जो नाम वो सोच रहा है उस पर उसे डाउट है कि शायद वो नाम अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा। वो क्या करेगा, वो पहले पार्ट ए को फाइल करेगा। अगर नाम अवेलेबल हो जाएगा और 20 दिन के लिए रिजर्व हो जाएगा, जो कि पार्ट ए कर देता है, तब जाकर वो पार्ट बी फाइल करेगा, क्योंकि पार्ट बी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं जो हम पढ़ेंगे। लेकिन सोचिए यहीं पर सलमान खान है, सलमान खान को कोई भी डाउट नहीं है। सलमान खान को ऐसा लगता है कि जो नाम मैं सोच रहा हूं कंपनी बनाने के लिए, उस नाम से कंपनी खुल जाएगी, मुझे कंफर्म है, मुझे पक्का क्लियर है ये बात। तो फिर वो पार्ट ए को अलग से फाइल और पार्ट बी को अलग से फाइल नहीं करेगा, बल्कि वो एक ही बार में दोनों को फाइल कर देगा जॉइंटली, जिससे काम आसान हो जाएगा। तो जो बंदा कंपनी खोल रहा है, जो बंदा स्पाइस प्लस फॉर्म को फाइल कर रहा है, जो स्पाइस प्लस के दोनों पार्ट्स को फाइल कर रहा है, उसके पास में ऑप्शन होता है, अगर वो चाहे तो वो सेपरेटली भी फाइल कर सकता है, और अगर वो चाहे तो वो जॉइंटली भी फाइल कर सकता है। जैसी उसकी मर्जी है वो वैसा फाइल कर सकता है। तो ये बात पहला आपको याद रखना है। दूसरी बात, मैंने आपको बोला कि अब तो स्पाइस प्लस आ गया, पहले कौन सा चलता था, पहले स्पाइस चलता था, पहले, अब नहीं चलता, पहले चलता था। उस वक्त भी नाम अवेलेबल करवाया जाता था, और उस वक्त नाम अवेलेबल करवाने के लिए पार्ट ए फाइल नहीं किया जाता था। उस वक्त नाम अवेलेबल करवाने के लिए एक फैसिलिटी यूज करी जाती थी, उसको बोला जाता था रन सर्विस। एक फैसिलिटी यूज की जाती थी पहले, मैं पहले की बात कर रहा हूं। पहले नाम अवेलेबल करवाने के लिए एक फैसिलिटी दी गई थी सरकार के द्वारा, जिसका नाम था रन सर्विस। रन का मतलब होता था रिजर्व यूनिक नेम। देखो
यहां पर मैंने ये बात लिखी भी हुई है कि रिजर्व यूनिक नेम पहले यूज किया जाता था, अब तो ऐसा नहीं है। अब तो स्पाइस प्लस आ गया है, अब तो पार्ट ए फाइल करो उसमें नाम मिल जाता है। अब ये रन सर्विस है रिजर्व यूनिक नेम, ये फैसिलिटी बंद कर दी गई है। ये फैसिलिटी सिर्फ तब यूज में आती है जब आपको नाम चेंज करवाना है। कहने का मतलब आप कंपनी खोल चुके हैं, आप कंपनी का नाम ले चुके हैं, आपने कुछ साल धंधा बिजनेस भी कर लिया है, अब आप कंपनी का नाम चेंज करना चाहते हैं तो रन सर्विस को यूज में ले सकते हैं। पहले तो रन सर्विस को यूज में लिया जाता था जब कंपनी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे होते थे, उस वक्त नाम लेने के लिए। अब ऐसा नहीं है, अब तो पार्ट ए से काम चल जाता है ना। तो अब देखिए, अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो समरी फॉर्म में पढ़ा है। अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो समरी फॉर्म में पढ़ा है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया है कि अब प्रेजेंट में कंपनीज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली खुल सकती है। कंपनीज इनकॉर्पोरेट करने के लिए अब जो फॉर्म हम फाइल करते हैं, जो हम प्रोसेस बोलते हैं, उसे स्पाइस प्लस बोला जाता है। आप स्पाइस प्लस का जब यूज करते हो कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो फिर आपको दो फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। स्पाइस प्लस के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है वो आपको नाम अवेलेबल करवा देता है और रिजर्व करवा देता है 20 दिन पे। पार्ट बी में आप डॉक्यूमेंट्स फाइल कर देते हैं। आरओसी को चले गए, आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। वो कंपनीज जिनका शेयर कैपिटल नहीं है वो इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। वो कंपनीज जिनकी शेयर कैपिटल है उन्हें एक और सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और कंपनी बन जाती है। ये हमारी समरी थी। अब हम एक्चुअल में प्रोसेस पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आता है स्टेप 1। हमारा स्टेप 1 क्या बोलता है? हमारा स्टेप 1 बोलता है कि नाम के लिए अप्लाई करो। कैसे करोगे नाम के लिए अप्लाई? सबसे पहले यही था, ध्यान करो। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप कंपनी खोल रहे हो, आप ये तो सोच लो कि किस नाम से खोलोगे, तो नाम चेक कर लो। एक काम करो, गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके वेबसाइट ओपन करो, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये वो वेबसाइट है जिस पर कंपनी के सभी ई फॉर्म्स डाउनलोड होते हैं और फाइल भी यहीं पर ही होते हैं। हम जितने भी ई फॉर्म्स है ना वो यहीं से डाउनलोड करते हैं, या फिर बहुत सारे ई फॉर्म डाउनलोड नहीं होते, ऑनलाइन फिल करते हैं और फाइल कर देते हैं। तो एमसीए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये वेबसाइट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे। गूगल पे आपको सर्च मारना है एमसीए 21 और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर चले जाना है। वहां पर जाकर आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आप एग्जिस्टिंग, मतलब पहले से आपके पास में अगर अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर लो। अगर आप नए अकाउंट होल्डर हो तो पहले अपना अकाउंट जो है यहाँ पर क्रिएट करो और फिर लॉगिन कर लो। सिंपल सी बात। तो सबसे पहले क्या करा आपने? सबसे पहले आप गूगल पे गए, एमसीए की वेबसाइट पर गए, वहां पर जाकर आपने लॉगिन कर लिया। अब वहां पर आपको क्या करना है? एमसीए की वेबसाइट पर आपको स्पाइस प्लस फॉर्म ओपन करना है ना। इस पर एमसीए की वेबसाइट पे कंपनी सर्विस नाम का एक ऑप्शन आता है, वहां पे जाके स्पाइस प्लस आपको ओपन करना है। जैसे ही आप स्पाइस प्लस ओपन करोगे तो उसका पार्ट ए आ जाएगा, जो कि आपसे पूछेगा किस टाइप की कंपनी आप बना रहे हो, कौन सी क्लास की बना रहे हो, ऑल दैट ऑल दैट ऑल दैट। और उसके अलावा वो आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ कौन से नाम से आप बना रहे हो, मतलब क्या आपका प्रपोज्ड नेम है, किस नाम से खोलना चाहते हो। ठीक है। अब देखिए, यही चीज जो मैंने आपको बोली है मैंने लिखी भी हुई है। सबसे पहले आपको क्या करना है? एप्लीकेंट को एमसीए की वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है। अगर पहले से यूजर हो तो लॉगिन कर लो, वरना नया अकाउंट क्रिएट कर लो। उसके बाद स्पाइस प्लस ओपन करो। उसके बाद उसका पार्ट ए फाइल करो। ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड नहीं होता। पार्ट ए, दोबारा से बोल रहा हूँ, स्पाइस का पार्ट ए जिसमें आप नाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, डाउनलोड नहीं होता, वो वहीं पे ही फाइल होता है भर के। ठीक है। अब आपको नाम अवेलेबल हो गया। अब आपके पास में जो नाम है वो अवेलेबल हो गया। कैसे अवेलेबल हो गया? क्योंकि आपने पार्ट ए को फाइल कर दिया, तो नाम जो है वो आपको रिजर्व हो गया। कितने दिन के लिए? 20 दिन के लिए। मतलब 20 दिन तक वो नाम किसी और को नहीं मिलेगा। 20 दिन के अंदर आपको क्या करना है? 20 दिन के अंदर आपको पार्ट बी फाइल करना है आरओसी के पास, और आरओसी से सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ले लेना है। तो पार्ट बी जब हम फाइल करते हैं तो उसको फाइल करने से पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि पार्ट बी में हमें कुछ डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके भेजने पड़ते हैं।
तो डॉक्यूमेंट्स अगर अटैच करने हैं तो पहले से तैयार कर लो। तो क्या क्या आपको उसके अंदर बताना पड़ेगा, देखिए बताता, एक मिनट रुक। देखिए अभी तक अपन ने, मैंने इसमें लिखा हुआ है, अभी तक हम लोगों ने स्पाइस प्लस का पार्ट ए फाइल कर दिया है। अब हमें पार्ट बी के अंदर डिटेल्स देनी है। पार्ट बी का मतलब होता है एक ई फॉर्म फाइल करना, जिसको हम INC 32 बोलते हैं। पार्ट बी के अंदर हम ये ई फॉर्म फाइल करते हैं। तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से एडवांस में तैयार करके रखने पड़ते हैं। अब कौन कौन से क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप कंपनी ओपन कर रहे हो तो आपकी कंपनी के अंदर एक तो मेंबर्स होंगे, पढ़ा होगा ना, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 होते हैं, पब्लिक में कम से कम 7 होते हैं, 1% में 1 होता है। तो मेंबर्स होंगे, उनकी डिटेल और उनका डिक्लेरेशन कि वो लोग आपकी कंपनी में मेंबर बनने को तैयार है और फ्रॉड नहीं है। इसी तरह से डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन। इसके अलावा उनकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस। उसके अलावा जिस जमीन पर आप कंपनी खोलोगे वहां से NOC लेकर आओ। वहां पर जो भी लीगल ऑफिस पड़ता होगा, गवर्नमेंट का ऑफिस पड़ता है, वहां से NOC लिया हो कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप इस पे बिजनेस कर सकते हो, कमर्शियल काम कर सकते हो। तो एक तो आपको क्या करना है, मेंबर्स डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन लाना है कि वो आपकी कंपनी में मेंबर या डायरेक्टर बनने को तैयार है और वो सही लोग हैं। उनकी रेजिडेंशियल एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड दे दो। उसके अलावा जिस जमीन पर आप कंपनी खोल रहे हो वहां का NOC लेकर आओ। वहां का प्रूफ दे दो कि भैया यही आपका एड्रेस है। प्रूफ के तौर पे यूटिलिटी बिल्स की कॉपी दे सकते हो। यूटिलिटी बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दो, लेकिन पिछले 2 महीने पुराने तक के चल जाएंगे। उससे ऐसा नहीं है 15 साल पहले वाला कोई बिजली का बिल उठा लाए, 2 साल पुराने, 2 महीने पुराने तक चल जाएंगे। उसके अलावा सभी लोगों के पास में डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए। उसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो पार्ट बी हमको फाइल करना है, इसके लिए हमने पहले से कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए। अब देखिए, एज यूजर हैज प्रिपेयर्ड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, नाउ वी विल फाइल पार्ट बी। तो अभी तक क्या पढ़ा हमने, अभी तक पढ़ा हमने स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या था, नेम अवेलेबल करवाना। कैसे करा, पार्ट ए के थ्रू। कितने दिन के लिए हुआ, 20 दिन के लिए हुआ। फिर अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे हम। स्टेप 2 में क्या होगा, हम फाइल करेंगे, फाइलिंग पार्ट बी। पार्ट बी को फाइल किया जाएगा। पार्ट बी को कैसे फाइल करते हैं, ई फॉर्म INC 32 के अंदर फाइल करते हैं। उसमें क्या क्या जाता है, उसमें मेंबर्स की डिक्लेरेशन जाती है, डायरेक्टर्स के बारे में जाता है, NOC जाता है ऑफिस का, वहां का प्रूफ जाता है कि यह आपकी ही जमीन है। अगर आपने लीज पर ली हुई है तो लीज एग्रीमेंट चला जाता है। ये सब चीजें हमें दे। तो देखिए लिखा हुआ है मेंबर्स की डिटेल्स, उनके डिजिटल सिग्नेचर। आपको पता होगा हर कंपनी के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनना जरूरी है। तो MOA INC 33 के अंदर अटैच होता है। आप जो फाइल करोगे, फाइल तो सिर्फ INC 32 करोगे, उसके अंदर अटैच हो जाएगा ये। मतलब आप सिर्फ ये फाइल करोगे और MOA INC 33 में, AOA INC 34 में अपने आप इसके साथ अटैच होकर चले जाएंगे। इसके अलावा मैंने बोला था बैंक अकाउंट मिल जाएगा, GST नंबर आपको मिल जाएगा, पैन नंबर आपको मिल जाएगा, टेन नंबर आपको मिल जाएगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट आपको मिल जाएगा, एम्प्लॉइज इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर हो तो प्रोफेशनल टैक्स भी आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ पार्ट बी, मतलब सब कुछ INC 32 के अंदर हो रहा है। इसको फाइल कर दो। ठीक है यहां तक, चलिए अब देखिए, तो हमने क्या क्या किया, हमने किया सर स्टेप 1 कंपनी में क्या किया, हमने नाम अवेलेबल किया पार्ट ए के थ्रू। फिर हमने क्या किया, स्टेप 2, उसमें हमने क्या किया, पार्ट बी के अंदर डॉक्यूमेंट्स फाइल करे। कौन से फॉर्म में, INC 32 में। कंपनी का यहाँ पर जो काम है वो एंड होता है, एप्लीकेंट का काम खत्म होता है। सर ये सभी डॉक्यूमेंट्स किसके पास में गए हैं, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में ये चले गए हैं। हर स्टेट का अलग होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। उस स्टेट के अंदर जितनी भी कंपनियां बनती हैं वो ये बनाता है। इसके पास में चले गए। ये क्या करेगा, उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, इसको लगेगा सभी डॉक्यूमेंट सही हैं तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा और आपकी कंपनी बन जाएगी। मेरे ख्याल से यहां तक की बात जो है वो समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बोला था वो कंपनियां
देखिए मैंने आपको बोला था वो कंपनी जिनके पास में नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो कंपनीज जो शेयर्स में डील नहीं करती या वो कंपनीज जिनकी शेयर कैपिटल नहीं है, उनके लिए सिर्फ 3 ही स्टेप्स होते हैं। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, वो कंपनी ओपन हो गई, अब उन्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन वो कंपनीज जिनके पास में शेयर कैपिटल है, जो कंपनी शेयर कैपिटल रखती हैं, उनके लिए टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। मतलब एक और स्टेप उनको पूरा करना पड़ेगा, मतलब उनको एक सर्टिफिकेट और लेना पड़ेगा। उस सर्टिफिकेट को हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये वाला सर्टिफिकेट कौन देता है? आरओसी ही देता है। सर ये वाले सर्टिफिकेट कब मिलेगा? देखो इस सर्टिफिकेट, पहली बात तो किसको लेना पड़ेगा? वो कंपनी जो शेयर कैपिटल है उसे लेना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट लेने के लिए कंपनी को 2 डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं आरओसी को। कंपनी 2 बातें क्लियर कर देती है आरओसी को। कंपनी 2 बातें ये बोल देती है, 2 बातें बोलनी होती हैं आरओसी को, और आरओसी को अगर लगता है कि हाँ ये दोनों डिक्लेरेशन कंपनी ने दे दिए, तब जाकर ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। कोई बड़ी बात नहीं। अब 2 डिक्लेरेशन में से क्या क्या होते हैं वो डिक्लेरेशन, उसके लिए पहले मैं आपको एक कानून समझाना चाहूंगा। आप इतना समझ लें, एक मिनट, इसको मैं एक बार साफ कर दूं, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के लिए 2 डिक्लेरेशन आरओसी के पास में देने पड़ते हैं, और वो 2 डिक्लेरेशन देने, क्या उनमें क्या क्या दिया जाता है डिक्लेरेशन के अंदर, ये समझाने के लिए पहले मुझे आपको कोई एक चीज और समझानी पड़ेगी। आप इतना समझ लें, जब भी कोई भी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो उसके 30 दिन के अंदर, उसके 30 दिन के अंदर कंपनी के पास में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। वो ऑफिस जहां पर उसके नोटिस वोटिस भेजे जा सकते हैं। ठीक है, तो कितने दिन के अंदर हर कंपनी के पास में रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है? 30 डेज। ध्यान रखना, पहले ये 15 दिन हुआ करता था, चेंज होकर अब ये 30 दिन हो गया। तो 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस का होना जरूरी है, पहली बात। उन्हीं 30 दिन के अंदर कंपनी ने आरओसी को इंटीमेट कर दिया हो, कंपनी इंटीमेटेड, कंपनी ने बता दिया हो। किसको बता दिया हो? आरओसी को। क्या बता दिया हो? कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर मेरे पास में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो 2 काम हो गए, एक तो होना चाहिए, और दूसरा कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में आरओसी को बता भी दिया हो। ये 30 दिन के अंदर ही हो रहे हैं सब काम, और 30 दिन सीओआई से काउंट कर रहे हैं। प्लस आरओसी का एक बंदा उस एड्रेस पे पहुंचा हो जो कंपनी ने बताया है, और वेरीफाई किया हो कि हाँ कंपनी झूठ नहीं बोल रही है, सच में कंपनी का यही रजिस्टर्ड ऑफिस है। ये सब कुछ 30 दिन में हो जाना चाहिए। तो जिस दिन सीओआई मिला उसके 30 दिन के अंदर एक तो कंपनी इंटीमेट कर देगी और वेरीफाई कर देगा आरओसी। ये होना मैंडेटरी होता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो अभी एक बार पहले मैं दोबारा से इसको रिवाइज करता हूं, जितना हमने पढ़ा बहुत ही इजी हमने पढ़ा है। देखिए ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये टोटली अमेंडेड है, ये टोटली नया प्रोसेस है, और इसको आप अगर अपने मॉड्यूल से पढ़ोगे तो काफी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, क्योंकि लैंग्वेज लीगल है। इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी बनाने के लिए हम लोगों को, अगर कंपनी के पास में शेयर कैपिटल नहीं है, तो 3 स्टेप फॉलो करनी पड़ती है। स्टेप 1, नाम, मतलब पार्ट ए ऑफ स्पाइस। स्टेप 2, डॉक्यूमेंट्स फाइल करना, मतलब पार्ट बी। स्टेप 3, आरओसी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करेगा और सेटिस्फाई होने पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है वो इनकॉर्पोरेट हो गई, लेकिन जिनके पास शेयर कैपिटल है उन्हें एक और स्टेप फॉलो करना पड़ता है। वो क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ता है। मैंने आपको बताया हर कंपनी के पास में सीओआई के 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। ये बात आरओसी को इंटीमेट कर दो, और उसके अलावा आरओसी को इंटीमेट करने के अलावा आरओसी उसी 30 दिन के अंदर वेरीफाई भी कर ले कि हाँ कंपनी के पास में रजिस्टर्ड ऑफिस है। चलिए
यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको बोला सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के लिए 2 डिक्लेरेशन देने पड़ते हैं। पहला डिक्लेरेशन तो यही देना पड़ता है कि कंपनी ने 30 दिन के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस ले लिया था, आरओसी को इंटीमेट कर दिया था, आरओसी ने उसे वेरीफाई कर दिया था। पहला डिक्लेरेशन। दूसरा डिक्लेरेशन, देखिए कंपनी के अंदर मेंबर्स होते हैं, कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं। हम जब कंपनी को बना रहे होते हैं ये तब भी होते हैं। इन लोगों को कंपनी के शेयर्स खरीदने जरूरी होते हैं, जो कंपनियां शेयर्स इशू कर रही हैं उनके, तो इन लोगों को उन कंपनीज के शेयर्स खरीदना जरूरी होता है। अब मेंबर्स और डायरेक्टर्स जो है उनको कंपनी के शेयर्स तो खरीदने जरूरी होते हैं जब कंपनी बन रही है, लेकिन फ्री में थोड़ी खरीदते हैं, पैसा तो देना पड़ता है ना। तो भैया कल को फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है डायरेक्टर और मेंबर ने कंपनी के शेयर्स खरीदे लेकिन पैसा नहीं दिया, कहीं अंदर ही अंदर कुछ नाटक तो नहीं चल रहा है। तो डिक्लेरेशन देना पड़ता है। क्या डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या जो कंपनी के मेंबर्स हैं, उन्होंने जो शेयर्स खरीदे थे उन पर जो उनका पैसा बनता है, जितने रुपए के उन्होंने शेयर्स खरीदे थे उनका उन्होंने मुझे पेमेंट दे दिया, कंपनी को पेमेंट दे दिया। कितने दिन के अंदर दे दिया है? 180 दिन के अंदर। तो क्या डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, समझने की कोशिश करें आप। हम ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि जो मेंबर्स हैं उन्होंने पेमेंट दे दिया है, किसको? कंपनी को। काई का जो शेयर्स उन्होंने खरीदे थे उसका। कितने दिन के अंदर दे दिया? 180 दिन के अंदर पेमेंट दे दिया। 180 दिन कब से? जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला। तो 2 डिक्लेरेशन, 180 दिन के अंदर पेमेंट दे दिया और 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस था। सर ये जो डिक्लेरेशन दिया जाता है ये कौन से ई फॉर्म में दिया जाता है? INC 20A के अंदर दिया जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो अब मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को एक बार दोबारा से बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां पर अपन लोगों ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया है और इतना इजी प्रोसेस आपको और कहीं नहीं समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको बोला कंपनीज जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली इनकॉर्पोरेट हो रही है, स्पाइस प्लस के फॉर्म के थ्रू हो रही है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। पार्ट ए जो कि नाम अवेलेबल करवाता है और 20 दिन के लिए रिजर्व करवा देता है। एक होता है पार्ट बी जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं। तो ये थी आपकी स्टेप 1, ये थी आपकी स्टेप 2। स्टेप 3 में आरओसी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। स्टेप 4 में आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है उन कंपनीज को जिनके पास शेयर कैपिटल है। लेने के लिए 2 डिक्लेरेशन दिए जाते हैं। INC 20A में दिया जाता है डिक्लेरेशन कि 180 दिन में कंपनी के शेयर होल्डर्स ने जो शेयर्स खरीदे उनका पैसा दे दिया, और एक डिक्लेरेशन 30 दिन के अंदर दिया जाता है। 30 दिन वाला होता है कि 30 दिन में कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस था। मेरे ख्याल से अब यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले क्या होता था ना, पहले जब कंपनी बनती थी तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की फॉर्मेशन की फीस होती थी, कंपनी को फॉर्म करने की फीस पे करनी पड़ती थी, हर कंपनी को करनी पड़ती थी। लेकिन अब अगर आप कंपनी बना रहे हो और आपकी शेयर कैपिटल 15 लाख से ज्यादा की नहीं है, नॉट मोर देन 15 lakhs, आप कंपनी बना रहे हो और आपकी कंपनी की शेयर कैपिटल 15 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, जीरो भी हो सकती है, मतलब शेयर कैपिटल है ही नहीं, या फिर 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 14 लाख है, 15 लाख है, लेकिन 15 लाख से ज्यादा नहीं है, 15 लाख तक है या उससे कम है। तो अब जो पहले रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती थी अब वो फीस माफ कर दी गई है। मतलब कंपनियों को कोई फीस नहीं देनी पड़ती इनकॉर्पोरेट करने के लिए।
वो तब जब आपकी शेयर कैपिटल 15 लाख से ज्यादा की नहीं है, 15 लाख तक या उससे कम है। अगर आपकी शेयर कैपिटल 15 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। लेकिन इतना ध्यान रखना, माफ जो हुई है, जो एग्जेम्प्ट किया है गवर्नमेंट ने, वो रजिस्ट्रेशन फीस एग्जेम्प्ट किया है, स्टैंप ड्यूटी को एग्जेम्प्ट नहीं किया है। आपको पता होगा कि स्टैंप ड्यूटी जो है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली चलती है, तो स्टैंप ड्यूटी तो आज भी देनी पड़ती है, चाहे से कितनी भी कैपिटल हो, स्टैंप ड्यूटी तो देनी पड़ती है हमेशा। चाहे से 1 रुपए की कैपिटल है, स्टैंप ड्यूटी तो देनी पड़ती है, क्योंकि ये तो टैक्स है। जो माफ हुआ है वो रजिस्ट्रेशन की फीस हुई है, पहले रजिस्ट्रेशन की फीस भी लगती थी, वो माफ हो गई है। और किन कंपनीज के लिए? जिनकी शेयर कैपिटल 15 लाख से ज्यादा नहीं है उनके लिए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बोला कंपनी के अंदर जो भी बंदा डायरेक्टर बनता है ना, उसके पास में उसका DIN होना जरूरी है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना कंपलसरी है। आपने सीए में, इंटर में भी पढ़ा होगा ये बात, फाइनल में भी पढ़ा होगा। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। अब सोचिए कि कोई कंपनी है जिसको आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, और उसके अंदर जिन डायरेक्टर्स का आप नाम प्रपोज कर रहे हो कि ये लोग मेरी कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे, उनके पास में DIN नहीं है, तो फिर सिर्फ 3 लोगों का नाम डायरेक्टर की तरह आप प्रपोज कर सकते हो जब कंपनी बना रहे हो। सोचिए, इसको मैं और इजी भाषा में एग्जांपल में समझाना चाहूंगा। देखिए, एक मिनट में इसे साफ करूं। देखिए, समझिए कि एक कंपनी बनाई जा रही है, उस कंपनी का नाम हम ABC रख रहे हैं। उसमें हम 7 डायरेक्टर का नाम प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि अभी कंपनी बनाई जा रही है। 7 में से 4 डायरेक्टर के पास में DIN है ऑलरेडी, 3 डायरेक्टर के पास में DIN नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो प्रोसेस पढ़ा उससे काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो पार्ट बी में हमने INC 32 फाइल किया था, ये उन 3 डायरेक्टर्स को DIN दिलवा देगा। चलिए ठीक है, दूसरी सिचुएशन, एक नई सिचुएशन बनाते, एक नई सिचुएशन हम ये बनाते हैं कि मानकर चलिए 3 डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास में DIN है, 4 डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास में DIN नहीं है। तो भैया बात ऐसी है कि जब आप पार्ट बी फाइल करते हो तो पार्ट बी डायरेक्टर्स को DIN भी दिलवा देता है, लेकिन मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स को DIN दिलवा देगा, उससे ज्यादा को DIN नहीं दिलवाए। तो एक काम करो, इनके पास में है, एक तो इनका नाम तो लिखा रहने दो, और इन 4 में से 3 का नाम लिख दो, एक को अभी डायरेक्टर मत बनाओ। जब कंपनी बन जाए तब उसको अलग से अपॉइंट कर लेना, क्योंकि हमारा इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस है वो ये बोलता है कि हम इनकॉर्पोरेट करते वक्त स्पाइस प्लस का जो पार्ट बी है उसकी मदद से 3 डायरेक्टर्स को DIN दिलवा सकते हैं, 3 से ज्यादा को हम नहीं दिलवा सकते। सोचिए, सातों की सातों डायरेक्टर्स के पास में DIN नहीं है, नहीं है, तो सिर्फ 3 डायरेक्टर से अभी कंपनी बना लो, क्योंकि 3 डायरेक्टर्स को अवेलेबल करवा दिया जाए। बाकी के जो बचे 4 डायरेक्टर, उनको फ्यूचर में अपॉइंट कर लेना कंपनी में, तब कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी 3 से कंपनी बना लो। तो हमारा कानून आखिर बोलना क्या चाहता है? हमारा कानून ये बोलना चाहता है कि आप जब कंपनी बना रहे हैं तब आप DIN ले सकते हैं, अलग से आपको अप्लाई नहीं करना। ये हमारा प्रोसेस जो है वो आपको DIN दिलवा देगा, लेकिन मैक्सिमम 3 डायरेक्टर्स को। अगर 3 से ज्यादा डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास में इन कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते वक्त DIN नहीं है, तो फिर अभी के लिए 3 डायरेक्टर से कंपनी बना लो, बाद में और अपॉइंट कर लेना। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर जो शेयर कैपिटल है वो 15 लाख से ज्यादा है तो फिर उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी, अगर 15 लाख से ज्यादा नहीं है, 15 लाख तक या उससे कम है तो।
अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है, बच्चा मेरे से बोलता है सर आपने बोला कि हम पार्ट ए के अंदर नाम के लिए अप्लाई करते हैं, अभी वो मैंने दिखाया भी था आप लोगों को, ध्यान करो, देखिए दोबारा से अपन उसी स्लाइड पर चलते हैं। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, एमसीए की साइट पे जाना है, वहां पे जाके लॉग इन करना है, वहां पे जाके स्पाइस प्लस जो फॉर्म है उसको निकालना है, और फिर उसके पार्ट ए में नाम के लिए अप्लाई करना है। अब बच्चा क्वेश्चन ये पूछता है सर एक बार में कितने नाम मैं लिख सकता हूँ। मेरे दिमाग में तो ये ऐसा होगा ना कि मैं इस नाम से खोलूंगा कंपनी, ये अवेलेबल नहीं है तो भैया एक बार में एक नाम, अगर वो नाम रिजेक्ट हो जाता है तो फिर दोबारा से पार्ट ए को फाइल करो, दोबारा से एक नया नाम सजेस्ट करो, न्यू नेम सजेस्ट करो, वो भी हो जाता है। तो एक बार में एक नाम आप कर सकते हो, उससे ज्यादा जो है आप नहीं कर सकते हो। देखिए ये फोर्थ पॉइंट देखें जो नीचे लिखा हुआ है, इसमें ये बात बताई भी हुई है आपको कि ओनली वन नेम कैन बी अप्लाइड थ्रू दिस ई फॉर्म, बट इफ दैट नेम इज नॉट अवेलेबल, बट इफ दैट नेम इज नॉट अवेलेबल तो फिर आप नया फॉर्म फाइल कर दो नए नाम के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों का कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का प्रोसेस खत्म होता है। और इसमें हमने कौन कौन सी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, हमने प्राइवेट और पब्लिक इनकॉर्पोरेट करी है। 1% कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक छोटा सा काम हमें एक्स्ट्रा और करना पड़ता है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या क्या किया, एक तो हमने नाम के लिए अप्लाई किया पार्ट ए में, फिर हमने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए पार्ट बी में, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, आरओसी ने दिया, शेयर कैपिटल वाली कंपनियों को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देना पड़ा। ये 4 स्टेप और काम हो गया। चलिए बाकी का अब हम लोग जो आइए, अब मैं आपको बताऊंगा कि 1% कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, या फिर जो सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, उनका हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।